Hello learners, welcome to this live session on BEP analysis and CVP analysis. In this session, more important things I will discuss, we will discuss the basic things also. Now, my only submission is that apart from discussing the basic concept of BEP analysis, which generally we read in the books and the notes, I will be telling you how the knowledge of break-even point as well as CVP analysis and the shutdown point can help you for decision making and planning for the marketing purpose. तो लर्नर्स मैं आज आपको बताऊंगा ना केवल फॉर्मूला एप्लीकेशन बीईपी कैलकुलेशन का, लेकिन हम यह भी सीखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का नॉलेज, सीवीपी का नॉलेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने में कैसे हेल्प होता है। आप देखते हैं जनरली एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको हर मंथ या हर साल इतनी यूनिट्स बेचनी है और आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा सेल्स करेंगे या सो एंड सो टारगेट अचीव करेंगे। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि एक कई सिचुएशन में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाता है, तो किस लेवल पे कंपनी को एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शट डाउन करना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम स्लाइड्स पे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे क्विकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन फॉर्मूला एंड कंसेप्ट्स की। तो अगर हम स्लाइड्स पे ध्यान दें तो ब्रेक इवन पॉइंट, बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स एट विच टोटल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब मैं टोटल कॉस्ट की बात करता हूं तो इट इंक्लूड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। एट दिस पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर कंपनी इस लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करके सेल्स करती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और अगर इससे कम प्रोडक्शन रहेगा तो कंपनी को लॉस होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट हम हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे जाके जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो पूरी कंपनी के लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट, या जिसको कलेक्टिव ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, वो भी निकल सकता है। तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन को समझेंगे। आप देखिए, एक कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता हूँ तो इट इंक्लूड्स all the cost right from the production till the marketing of the goods and services, and this operating cost can be purely classified into two parts, fixed cost and variable cost. अब आप सोच रहे होंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम यह भी कह सकते हैं कमिटेड कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो हर हालत में कंपनी को पे करनी है, चाहे कंपनी का प्रोडक्शन हो या ना हो, सेल्स हो या ना हो, लाइक मंथली रेंट, सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉइज, लीज रेंट, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। इनका प्रोडक्शन से या सेल्स से कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। तो कंपनी का अगर प्रोडक्शन जीरो भी हो जाए तब भी ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट हैज़ टू बी पेड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज incurred or paid whenever production or sales takes place. अगर प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगी। लाइक कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ पावर इन द मशीन विच इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, उसका कंजम्पशन नहीं होगा अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता। तो वेरिएबल कॉस्ट इज जनरली पर यूनिट इनकर्ड बाय द कंपनी एज एंड व्हेन प्रोडक्शन और सेल्स टेक्स प्लेस। आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, सेल्समैन की मंथली सैलरी इज ए फिक्स कॉस्ट, बट सेल्समैन को जो हम कमीशन देते हैं कि आप हर यूनिट की बिकने पर 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया कमीशन मिलेगा, तो वो कमीशन वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो अगर आप स्लाइड में देखेंगे, मैंने आपको स्लाइड पे एजम्पशंस भी दी हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो भी चेंज नहीं होगी, and total fixed cost also remains constant. And the best thing is that, or the more important thing is that, company can easily classify the total operating cost into two segments, two parts, that is variable cost and fixed cost. Once these assumptions are met, definitely
वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड और कंसेप्ट्स। तो ये देखिए बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, आप क्लियरली देख सकते हैं, चाहे आप प्रोड्यूस करें या ना करें या मैक्सिमम प्रोडक्शन तक यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ब्लू लाइन आपको बता रही है कि फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। वेयर एज ऑरेंज लाइन आपको क्या बता रही है कि सेफ्रॉन लाइन जिसको देख सकते हैं आप, सेफ्रॉन लाइन ये बता रही है कि इट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट विद द आउटपुट एंड सेल्स, वेयर एज ग्रे लाइन इज द सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। So that is basically behavior of total cost, variable cost as well as fixed cost. Then this is the graphic presentation. It means break even point हम ग्राफ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ हो सकता है आपको इमीडिएट अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा ये ग्राफ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप ग्राफ में देख सकते हैं टेंजेंट पे टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, एंड दैट इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट। डेफिनेशन में भी हमने देखा था सच लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स एट विच टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिए हैं, तो आप इसका पिक लेके रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करूंगा व्हाइट बोर्ड पे तो आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ डेफिनेशंस। सो पहली डेफिनेशन हमारी आती है कंट्रीब्यूशन की। एंड इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इन शॉर्ट सी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं एग्जांपल लो कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा है 250, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट इज 100 रुपीज़, तो कंपनी क्या करती है, एक यूनिट 250 रुपये पे बेचती है और हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, इसमें प्रोडक्शन वाली वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, एंड सेलिंग की भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम एडअप करते हैं तो इट बिकम्स 100। दैट सिंपली मीन्स अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं S माइनस V। इस डेटा को जब हम फीड करते हैं, प्लग इन करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, तो मेरा आंसर आता है 150। इसका मतलब हर एक यूनिट जैसे ही बिकती है कंपनी के पास 150 रुपये बच जाते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दी है सेलिंग प्राइस में से। अब इस 150 रुपये विच इज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर मैं कहूँ राइट नाउ कंपनी 1000 यूनिट्स बेच रही है, तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं 150 मल्टीप्लाइड बाई 1000, so it will become 1,50,000 rupees. So that is the way contribution margin is simply when we calculate per unit, तो it is selling price per unit minus variable cost per unit, और जब आप इसको टोटल क्वांटिटी सोल्ड से गुना करेंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब पॉइंट आता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कहाँ हेल्प करेगा, इसका यूज क्या होता है। तो प्रैक्टिकलिटी इज दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल हेल्प यू इन रिकवरिंग योर फिक्स कॉस्ट। तो जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिट। सो सबसे पहली स्टेप होती है आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, सो दैट यू कैन फर्दर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन कैलकुलेशन। अब हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए मुझे डेटा एक और चाहिए, तो मैं एक डेटा और ले लेता हूं कि अगर मेरा डेटा ये दिया हो क्वेश्चन में कि राइट नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 250, वेरिएबल कॉस्ट इज 100 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 10,50,000 rupees for this particular product. Now calculate break even point. If you remember the formula जो आपने शायद पिक भी ली होगी, BEP in units, that means quantity में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स बेचने पे हमारा BEP अचीव होगा। तो इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन C, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप टोटल फिक्स कॉस्ट 10,50,000 प्लग इन कीजिए डिवाइडेड बाई 150। आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं,
इसका आंसर आएगा 7,000 यूनिट्स। मैं वेरीफाई कर लेता हूं अपनी कैलकुलेशन, 7,000 यूनिट्स। इट मीन्स जब तक कंपनी इस प्रोडक्ट की 7,000 यूनिट्स बेचेगी, जिस दिन 7,000 यूनिट्स बिकेंगी, कंपनी विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे 7,000 से ज़्यादा सेल्स होगी कंपनी को प्रॉफिट होगा, और 7,000 से कम बिकेंगी तो कंपनी को लॉस होगा। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं या प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, और आपको कहा जाता है कि कंपनी एक साल में इस प्रोडक्ट की कम से कम कितनी यूनिट्स बेचे, तो आप कहेंगे 7,000 यूनिट्स, क्योंकि इससे कम बेचेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ही रिकवर नहीं होती है, तो कंपनी को इस प्रोडक्ट से लॉस होगा, और अगर इससे ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। सो दैट इज़ द वे ब्रेक इवन पॉइंट आपको एक पहला टारगेट देता है मार्केटिंग टीम को कि ट्राई योर लेवल बेस्ट, एज फार एज पॉसिबल मिनिमम आपको 7,000 यूनिट्स बेचनी है साल भर में इस प्रोडक्ट की। सो दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग, अब यहाँ देखिए हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया है यूनिट्स में। आप कहेंगे सेल्स रेवेन्यू दैट इज़ रुपीज़ में भी तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है, तो उसका भी फॉर्मूला है। एक तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अगर मैं कहता हूं कि 7,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है और हर एक यूनिट 250 रुपये पे बिकती है, तो सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन लेवल क्या होगी? तो 7,000 को आप 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स multiplied by selling price per unit. So S stands for selling price per unit. तो अगर हम इसको यूज करें तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी आ जाएगा मेरे पास। कैसे आएगा? 7,000 multiplied by 250. So if you multiply 7,000 with 250, so you will get 17,50,000। तो जब कंपनी की सेल्स रुपीज़ की टर्म्स में बात करेंगे इस प्रोडक्ट की 17,50,000 रुपीज़ की होगी, तो कंपनी इस प्रोडक्ट से ब्रेक इवन अचीव कर लेगी। तो एक तरीका हो गया। हाउएवर आपको एग्जामिनेशन में कई बार जो डेटा मिलेगा उसमें पर यूनिट डेटा नहीं दिया होगा, तो उस केस में आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उस क्वेश्चन में, उस न्यूमेरिकल में यूनिट वाइज ब्रेक इवन नहीं निकलेगा। सो सिचुएशन में भी समथिंग लाइक दिस, दैट हमें डेटा ही ऐसा दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में ही कैलकुलेट हो सकता है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होना जरूरी है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम एक और नई कंसेप्ट सीखते हैं, फिर पता करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कैसे कैलकुलेट होगा। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का सिंपल मीनिंग होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? C अपॉन S मल्टीप्लाइड विद 100। C मैंने क्या बताया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, S इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉलो करें, हाउ मच C वी हैड कैलकुलेटेड? 150। So 150 divided by 250 times 100, you get 60%. It means your contribution margin is 60% of your sales value, which is also called as PV ratio or contribution margin ratio. Now by applying this we can calculate break even point in rupees. So break even point in rupees will be TFC डिवाइडेड बाई PV रेशियो। आप ट्राई कर सकते हैं। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट थी 10,50,000 रुपीज़, तो मैं इसको ब्रॉडर स्केल पे ले लेता हूं। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 10,50,000 रुपीज़। इसको अगर आप 60%, नाउ 60% विल बी 0.60, so this will give you break even point in rupees. This will give you break even point in rupees. तो आप ट्राई कर सकते हैं 10,50,000 divided by 0.6 will give you the same answer
17,50,000 rupees. So, in an examination question, if we are not given unit wise data, but we are required to calculate the break even point, then yes, this formula can help you in calculating break even point in rupees, can help you in calculating break even point in rupees. So, that is the another concept we have learnt. So, we have learnt about break even point in units, in rupees, contribution margin per unit and the PV ratio. Now, there is one more concept within the BEP analysis. Once we learn that, then after learning that particular concept, we will enter into the further application of all these concepts for planning and decision making. So, let us learn the another concept, which is margin of safety. You can see on the slide, I have given the details of margin of safety also on the slides. So, we can focus on the whiteboard itself. I will give you the formula. So, focus on the whiteboard, margin of safety, MOS in short we call it as. Now, what is margin of safety? Margin of safety is excess of total sales over the break even sales, excess of total sales over the break even sales. It means we can calculate margin of safety in units, it is equal to total sales units minus BEP in units, BEP in units. अगर मैं अपने एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करूं कि फॉर एग्जाम्पल company is selling right now 12,000 units. So, my total sales is 12,000 units, and if you remember, we calculated break even point 7,000 units. So, we will say margin of safety is 5,000 units. इसका मतलब ब्रेक इवन लेवल से कितनी ज़्यादा सेल्स कर रही है कंपनी, वही सेल्स ब्रेक इवन लेवल होती है. तो जब हम यूनिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी विल गेट आंसर फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. देन अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में कैलकुलेट करनी है तो सिंपल, टोटल सेल्स रुपीज़ में होगी और ब्रेक इवन पॉइंट भी रुपीज़ में होगा. तो मेरी टोटल सेल्स 12,000 यूनिट्स पे क्या होगी, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 250, 30 लैक्स. एंड ब्रेक इवन पॉइंट हमें याद है 17,50,000. तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, 12,50,000 रुपीज़. इसका मतलब यह 12,50,000 रुपीज़ की सेल्स है जो मुझे प्रॉफिट देती है, क्योंकि ब्रेक इवन लेवल पे तो मैंने सिर्फ अपनी टोटल कॉस्ट रिकवर की. तो ये 12,50,000 यूनिट्स की रुपीज़ की सेल्स ही मुझे प्रॉफिट देती है. अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ. कई बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि आपको टोटल सेल्स नहीं दी, आपको लिमिटेड फैक्ट्स दिए हैं और कंपनी कहती है या एग्जामिनर कहता है, कंपनी भी कह सकती है जब आप कंपनी में हैं, और जब आप पेपर दे रहे हैं तो एग्जामिनर कहेगा आपको. तो एग्जामिनर कहता है कि विद द गिवन फैक्ट्स आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो टारगेट तो यही होता है कि प्रॉफिट कमाना. तो मैं अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले करता हूं जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केटिंग में. मार्केटिंग में हम उसको कैसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी अभी 12,000 यूनिट्स बना के बेच रही है, प्राइस सेलिंग प्राइस 250 है, वेरिएबल कॉस्ट 100 है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट 10,50,000. वही डेटा रखा है मैंने. आपको एग्जामिनर ने कह दिया राइट नाउ situation is like this, company is having a margin of safety of 11,000 units and PV ratio is 60% and selling price per unit is 250. Only limited facts are given.
What are the limited facts? Margin of safety 11,000 units, selling price 250 per unit, PV ratio 60%, calculate profit. अब अगर आपने अटेंटिवली फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, याद नहीं होंगे, तो प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ कुछ फैक्ट्स मिसिंग है. आपको लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, लेकिन मिसिंग नहीं है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट तो एब्सोल्युटली मिसिंग है. बट आप क्या कर सकते हैं, टोटल सेल्स भी नहीं दिया आपको, तो मेरे पास एक फॉर्मूला रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज मल्टीप्लाइड विद पीवी रेशियो. क्योंकि आप डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब वो सेल्स जो मुझे प्रॉफिट देती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन के बाद की सेल्स. तो आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, ब्रेक इवन लेवल तक तो हमने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली अपनी. अब उसके बाद जितनी भी यूनिट्स बनेंगी, दैट मीन्स उसी एग्जाम्पल की बात करें तो 7,000 यूनिट से ऊपर जब कंपनी और यूनिट्स बनाएगी तो हर एक नई यूनिट पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही खर्च हो रही है. फिक्स कॉस्ट तो हमारी पूरी रिकवर हो गई है 10,50,000 की. तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो 7,000 के ऊपर बिकी है, इस केस में कितनी यूनिट्स बिकी हैं? 11,000 यूनिट्स बिकी हैं. तो 11,000 यूनिट्स और हर एक यूनिट कितने पे बिक रही है? 250 पे. तो आप लगा सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, 11,000 टाइम्स 250. तो दिस विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज. सो 11,000 टाइम्स 250, यू गेट इट 27,50,000 रुपीज. इसका मतलब कंपनी के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 27,50,000 रुपीज की है, और पीवी रेशियो कितना है? 60%. तो इसका 60% ही आपका प्रॉफिट है, 16,50,000. तो विद द लिमिटेड फैक्ट्स हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. तो प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला क्या बना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज टाइम्स पीवी रेशियो. अब अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी है, लेकिन एग्जामिनर कहता है बाय यूजिंग द यूनिट वैल्यू कैलकुलेट द प्रॉफिट, सो देयर हैज टू बी सम फॉर्मूला, सो दैट आल्सो वी हैव. तो हम क्या कर रहे हैं, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में यूज करते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स टाइम्स सी कर लीजिएगा. अब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि सी का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और वो कैसे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में तो दे दी 11,000 यूनिट्स, एंड इफ यू रिमेंबर सी हमारा था 150, 250 माइनस 100, तो आपका सेम प्रॉफिट वापस से कैलकुलेट होके आ जाएगा. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11,000 टाइम्स 150, 16,50,000 रुपीज. So these are the handy formula which we can use for the purpose of calculation. अब एक छोटा सा फॉर्मूला और दे देता हूं मैं आपको. जब हमारे को नॉलेज है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, तो एक और फॉर्मूला भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि कई बार मार्केटिंग में क्या सिचुएशन आती है कि मार्केटिंग में ये सिचुएशन आती है कि हमें सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट ही अचीव नहीं करना है. मैनेजिंग डायरेक्टर ने कह दिया कि अगले साल हमारा इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से. तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको एक टारगेट दिया कि इतना प्रॉफिट कमाना है आपको, तो आप टारगेट कैसे सेट करेंगे, सेल्स टीम का या मार्केटिंग टीम का, यह भी हम सीखते हैं या सीखेंगे. सेकेंडली, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं राइट नाउ आपको लॉस दे रहे होंगे, तो क्या हम उनको डिसकंटिन्यू कर दें, शट डाउन कर दें या नहीं करें. तो इन दो चीज़ों को सीखने के लिए वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, जाइएगा मत कहीं, वो दोनों ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा. तो मीन टाइम हम एक ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल असेंबल अगेन. थैंक यू. Hello learners, are you looking for a master's degree program in mathematics that teaches you more applications?
If the answer is yes, then the program MSc in Mathematics with Applications in Computer Science offered by the Indira Gandhi National Open University in open and distance learning mode is appropriate for you. Let us see some salient features of the program. For admission to the program, you must have a major or honors degree in mathematics. You are also eligible if you have studied 3 subjects with equal weightage at undergraduate level with mathematics as one of the subjects. Mathematics and computer science have always enjoyed a symbiotic relationship. Mathematics has helped in providing a solid theoretical basis for computer science, whereas computer science has enriched mathematics by posing interesting problems that can be solved using tools of mathematics. Because of this close relationship, the program team has designed a curriculum that has a judicious mix of core mathematics courses and exciting elective courses on some of the current applications of mathematics in computer science. This program has 64 credits divided equally over 4 semesters. The medium of instruction is English. The core mathematics courses include algebra, real analysis, complex analysis, programming and data structures, differential equations, probability and statistics worth 34 credits. The 26 credits of elective courses are on graph theory, image processing, soft computing, cryptography, coding theory, computer graphics. Some of the core and elective courses have a practical component consisting of computer-based programming exercises that implement algorithms and techniques taught in the course. To give you some hands-on experience, the program has a project at the 4th semester. After completing the program, you may join research institutes, industry or teaching profession at any level based on your interest and aptitude. You can join the program during the January admission cycle or the July admission cycle. So what are you waiting for? You go to IGNOU Samarth admission portal and register yourself. वेलकम बैक लर्नर्स। ब्रेक से पहले हमने सीखा था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और मार्केटिंग में टारगेट कैसे सेट करते हैं। अब हम एक चीज़ सीखेंगे कि कंपनी शटडाउन पॉइंट कैसे डिसाइड करती है। किसी भी प्रोडक्ट लाइन को बंद करना है, उसका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करना है, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है। नाउ सिंपल डेफिनेशन ऑफ शटडाउन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स at which company should stop production of a particular product। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, यह समझने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। तो अगर आप स्लाइड पे देखेंगे रेलेवेंट वर्सेज इररेलेवेंट कॉस्ट, और इसका नॉलेज बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जनरली टोटल कॉस्ट जब मैं बात करता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन रेलेवेंट वर्सेज इररेलेवेंट के केस में हम क्या लेते हैं, फिक्स कॉस्ट को ही लेते हैं। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट ऑफ ए कंपनी कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, रेलेवेंट वर्सेज इररेलेवेंट। अब आप सरप्राइज होंगे कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट यह क्या चीज़ होती है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने आपके लिए एक चीज़ डिपिक्ट की है। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, कमिटेड फिक्स कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। By committed fixed cost I mean
इट हैज़ टू बी इनकर्ड इवन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद भी कर दें तो उससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए कि वो सैलरी या वो रेंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप वो फैसिलिटी यूज़ करें या ना करें। तो द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट which cannot be avoided, which is unavoidable even if the production is stopped or discontinued, that is called as committed fixed cost. Whereas discretionary fixed cost or avoidable fixed cost is the one which can be stopped, avoided by taking managerial decision, that is why it is discretionary fixed cost. तो जैसे कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करेगी तो कंपनी कहेगी मुझे वो फिक्स कॉस्ट भी नहीं चुकानी पड़ेगी, तो सच फिक्स कॉस्ट इज द इररेलेवेंट कॉस्ट. सो रेलेवेंट कॉस्ट आर द वन विच गेट चेंज्ड और विच चेंज एज सुन एज ए मैनेजरियल डिसीजन इज टेकन. इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट को आप एक्स यूनिट बेचते हैं और एक्स प्लस यूनिट बेचते हैं तो उन दो लेवल्स की टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट. सो रेलेवेंट कॉस्ट मीन द कॉस्ट which changes across the changing managerial decision, which changes across changing course of action, whereas irrelevant cost is the one which does not changes. तो यहाँ पे क्या होगा, committed cost तो irrelevant बन जाएगी. क्यों irrelevant बन जाएगी कि कंपनी प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए यह कॉस्ट तो हमें देनी ही देनी है. whereas discretionary cost is relevant. कंपनी प्रोडक्शन बंद करेगी वो नहीं देनी पड़ेगी, कंपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगी वो कॉस्ट देनी पड़ेगी. तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 रुपये, तो कंपनी कहती है कि उस प्रोडक्ट की मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है, इसमें से 80,000 रुपीज़ तो कमिटेड है कि हर हालत में पे करना ही पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन जीरो हो, सेल्स जीरो हो. whereas 40,000 इज डिस्क्रिशनरी. दैट मीन्स अगर उस प्रोडक्ट को हम बेचना बंद कर दें तो हम 40,000 रुपीज़ पे नहीं करने पड़ेंगे, तो बच जाएंगे. अब कुछ फैक्ट्स और देता हूं मैं आपको. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इस प्रोडक्ट का है 200 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 120. तो ये जेनरिक नोशंस हैं एस एंड वी. एस स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपीज़ है. कंपनी राइट नाउ कितनी यूनिट्स बेच रही है तो वो भी मैं आपका दे देता हूं. कंपनी सेलिंग लेट अस से 1,000 यूनिट्स. नाउ इफ आई आस्क यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, आई होप नाउ यू कैन क्विकली कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज सिंपली टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन दोनों का गैप आ जाएगा. सो वी गेट इट 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80. सो यू विल गेट एन आंसर 1,500 यूनिट्स. लेट मी वेरीफाई. 1,500 units, sorry. It means so long as company produces and sells 1,500 units of this particular product, company has no profit no loss. But मैंने क्या लिखा है, कंपनी तो 1,000 यूनिट्स बना रही है. तो इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी को अभी इस प्रोडक्ट से लॉस हो रहा है. तो क्या कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दे? क्योंकि कंपनी ने मार्केट रिसर्च की, फाइंड आउट किया और ये पता लगा कि आने वाले 5 से 7 साल तक इस प्रोडक्ट की सेल्स 1,000 से ऊपर नहीं जाएगी और 1,000 से नीचे भी नहीं जाएगी. तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, प्रोडक्शन इंचार्ज भी थे. तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सिंस इस प्रोडक्ट से लॉस आ रहा है, क्योंकि 1,000 यूनिट्स पे तो डेफिनेटली लॉस आ रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ही 1,500 यूनिट्स है. तो मोर देन 50% लोगों ने कहा कि इस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, क्या फ़ायदा. लेकिन लेट मी टेल यू अनदर कंसेप्ट, शटडाउन पॉइंट. अब शटडाउन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है. शटडाउन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. आप इसको रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनिट्स में भी कर सकते हैं. तो मैं पहले यूनिट्स वाला फॉर्मूला दे रहा हूं. It will be simply committed fixed cost.
that means which cannot be avoided, divided by C per unit, you will get the answer in units, whereas committed fixed cost divided by PV ratio you will get the answer in rupees. तो मेरी committed fixed cost कितनी है 80,000 rupees and C कितना है 80. So I get an answer 1000 units. इसका मतलब जब तक कंपनी इस प्रोडक्ट की 1000 या उससे ज़्यादा यूनिट्स बना रही है, चाहे वो BEP से कम ही क्यों ना हो, कंपनी को ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना चाहिए. लेकिन जिस दिन ये पता लगेगा कि कंपनी 1000 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना पाएगी, रादर 950, 900 या 800 यूनिट ही बना पाएगी और वो सिनेरियो लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो कंपनी को प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए. अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूँ. वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे कि 1000 यूनिट पे मेरा प्रॉफिट कितना रहता है, डेफिनेटली लॉस आएगा. 900 पे कितना होगा और 1100 पे कितना होगा, तो हम क्विकली पहले उसको करते हैं. अब आप देखिए ये सारा गेम किस में आता है, CVP एनालिसिस. अब अगर मैं आपको CVP की डेफिनेशन पहले बताऊं फिर इसका जस्टिफिकेशन बताऊं, तो आप स्लाइड में देखिएगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. बेसिकली CVP एनालिसिस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट. इसका मतलब इन तीन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है दैट इज कॉल्ड एज CVP एनालिसिस. अब CVP एनालिसिस में प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं या एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर सिर्फ इतना ही करेगा कि आपको बेसिक न्यूमेरिकल देगा. जैसे मैं यही न्यूमेरिकल ले लूँ, सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट 120, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000, कैलकुलेट BEP एंड प्रॉफिट एट प्रेजेंट. एग्जामिनर ने कहा कि इसमें CVP एनालिसिस भी लगाते हैं, तो ही विल चेंज आइदर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और एनी ऑफ द टू एलिमेंट्स and will ask you to recalculate BEP, recalculate the profit. That means the moment any one of the assumptions of BEP is deviated, is liberated, we say we are entering into CVP analysis, because cost, volume and profit are linked with each other. तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो नया चेंज बताया जाएगा कि सेलिंग प्राइस 200 ना हो के 250 हो गया, अब आप BEP कैलकुलेट कीजिए, MOS कैलकुलेट कीजिए, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रॉफिट. तो आपने क्या कर लिया, CVP एनालिसिस कर ली. सिमिलरली अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को हम पहले वेरीफाई करते हैं कि किस तरह से शटडाउन पॉइंट का नॉलेज था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केटिंग में टारगेट कैसे सेट करते हैं. तो क्विकली हम देखते हैं 1000 यूनिट्स जो बेस है उस पे मेरी सेल्स कितनी आ रही है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 1,20,000, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो हाउ मच इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन 80,000 एंड व्हाट इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000. So if I deduct 1,20,000 I get a loss of 40,000. तो अभी कंपनी का लॉस कितना हो रहा है 40,000 रुपीज का. अगर कंपनी 900 यूनिट्स ही बना के बेचती है, अगर कंपनी 900 यूनिट्स ही बना के बेचती है तो कंपनी की सेल्स क्या होगी 1,80,000 रुपीज, 900 मल्टीप्लाइड बाई 200 एंड 900 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 900 बाई 120, 1,08,000 रुपीज. सो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 72,000, बट मेरी फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही है क्योंकि मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मेरा लॉस कितना हो गया 48,000. अब आप देखिए हमने कहा था शटडाउन पॉइंट 1000 यूनिट्स होगा, उससे नीचे अगर प्रोडक्शन एंड सेल्स आ जाता है तो प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपका लॉस बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आप आउट ऑफ 120 40 तो अवॉइड कर सकते हैं, आप आउट ऑफ 120 40 तो अवॉइड कर सकते हैं. तो उस केस में कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या होगी 80,000 विच इज इक्वल टू दिस कंट्रीब्यूशन. लेकिन यहां पे अब कंट्रीब्यूशन भी कम होने लग गया. तो पॉइंट इज दैट जब आप कमिटेड फिक्स को, जब तक आप कमिटेड फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं आप प्रोडक्शन चालू रखिए. जिस दिन आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कमिटेड फिक्स कॉस्ट से भी कम हो गया तो आप प्रोडक्शन
बंद कर दीजिए। तो एक मंत्र क्या निकल के आया, फॉर्मूला या फंडामेंटल क्या निकल के आया, द मोमेंट योर टोटल कंट्रीब्यूशन इज बिलो कमिटेड फिक्स कॉस्ट, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट बिकॉज नाउ दिस प्रोडक्ट विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। दैट इज द वन केस। अब इसी तरीके से मैं एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी का केस भी आपको बताता हूं, फिर हम मार्केटिंग टारगेट की बात करेंगे। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूं कि एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बना के बेच रही है, ए बी एंड सी, देयर आर 3 प्रोडक्ट्स। उनकी सेल्स रेवेन्यू दी है आपको, टोटल सेल्स रेवेन्यू आपको दे रखी है। लेट अस से इट इज 5 lakhs, 15 lakhs एंड 30 lakhs। अमाउंट मैं लैक्स में लिख रहा हूं। हर प्रोडक्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपको दे रखी है। लेट अस से इस प्रोडक्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 4.6 lakhs, इस प्रोडक्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10 lakhs और इसकी है 21 lakhs। आप क्विकली कैलकुलेट कीजिए टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ इनका, 0.40, 5 minus 4.6, 15 minus 10, 5, 30 minus 21, 9 lakh रुपीस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप देखिए तीनों ही प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री प्रीमाइसेस में बन रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम तीनों प्रोडक्ट में एलोकेट करेंगे। अब उस टोटल फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री प्रीमाइसेस का रेंट हो सकता है, सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपए है, अब इन तीनों प्रोडक्ट्स में एलोकेट कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो 10 लाख में से 1 लाख इनके फेवर में आई, 3 लाख इस प्रोडक्ट के फेवर में एंड 6 लाख इस प्रोडक्ट के फेवर में। Total fixed cost 10 lakh exactly distributed or allocated in the proportion of sales revenue. So, we will get profit, that is particularly operating profit from each product. अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.6। तो कंपनी के 2 प्रोडक्ट ए एंड बी प्रॉफिट, बी एंड सी प्रॉफिट दे रहे, whereas A is giving a loss। तो अभी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 + 2 5 minus 0.6, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4.4 lakhs। अब फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग चल रही है कि यह सिलसिला लंबे टाइम से चल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दो क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉस दे रहा है। क्योंकि अगर किसी ने इस पूरी कैलकुलेशन को ध्यान से नहीं समझा तो वो कहेगा बात तो सही है, अगर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा इन 2 प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना होगा, 5 लाख का, लेकिन हम इसके लॉस को 60,000 हम ले रहे हैं, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दो। लेकिन मेरा सबमिशन सिंपल इतना है कि किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, आपको यही देखना है क्या वो प्रोडक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा। दैट मीन्स सो लॉन्ग एज ए प्रोडक्ट हैज गॉट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन वी शुड नॉट डिसकंटिन्यू इट। अब आप देखिए इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 0.4। इट मीन्स इट इज हेल्पिंग द कंपनी इन रिकवरिंग सम पार्ट ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि मान लो हमने उन एग्जीक्यूटिव्स के फेवर में गए क्योंकि वोटिंग चल रही थी और कंपनी ने कहा हम पूरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और ये मान लिया गया कि इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट मैं हटा देता हूँ। अगले साल से कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, तो जिन एग्जीक्यूटिव्स की बात मान ली गई वो बड़े खुश थे कि अगले साल प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उस बढ़े हुए प्रॉफिट से हमें बोनस मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए बी और सी की सेल्स उतनी है, वेरिएबल कॉस्ट उतनी है, लेकिन मैंने कहा फिक्स कॉस्ट कंपनी की 10 लाख रुपए थी। अब 10 लाख इन 2 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपने प्रोडक्ट तो बंद कर दिया है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम थी, फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी। अब आप देखिए और वो कम नहीं हो सकती थी, और हम इस 10 लाख को इन 2 प्रोडक्ट में बांटेंगे, तो 10 लाख को अगर हम एग्जैक्टली इस रेशियो में बांटेंगे तो 1:2 रेशियो, तो इन टोटल 10 लाख इन दोनों में जाएगा, तो 3.33 इसके फेवर में, 6.67 इसके फेवर में।
तो प्रोडक्ट ए के फेवर का 1 लाख भी इन दोनों को बियर करना पड़ेगा। अब आप इनका प्रॉफिट ले सकते हैं कि प्रॉफिट कितना आया, 5 माइनस 3.33 1.6 2.33 4 लाख, पहले क्या था 4.4। इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमें ओवरऑल लॉस दे रहा था वो भी कुछ ना कुछ लोड फिक्स्ड कॉस्ट का बियर कर रहा था। तो ओनली सबमिशन और फोकस हैज टू बी देयर। ए प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड और ए प्रोडक्ट लाइन शुड बी डिसकंटिन्यूड ओनली व्हेन इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नेगेटिव। तो हम किस प्रोडक्ट को छोड़ेंगे, किसको रखेंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गेम ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। So this is the way we can take marketing decision or discontinue or not to discontinue. तो ये एप्लीकेशन हो गया। तो जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इन ट्रिक्स का एप्लीकेशन भी बताऊंगा। अब मैं फर्दर आगे चलता हूं कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स कैसे अपना सेल्स टारगेट सेट करते हैं। सपोज कंपनी के एमडी ने एक टारगेट दिया, कंपनी के एमडी ने कहा कि नेक्स्ट ईयर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट कमाना है। तो मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा का एग्जांपल और लेता हूं। लेट अस से सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 780 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट 21 lakhs, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज हमने एलोकेट करके रखी है। कंपनी एमडी सिंपली गिव्स ए टारगेट कि नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट माय प्रॉफिट शुड बी 84 लाख रुपीस। तो इस अकेले प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना आना है, 84 लाख रुपीस का। सिचुएशन इज सिंपल। ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में भी मिलता है। तो जो न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, बुक्स में मिलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। बिकॉज इस टॉपिक का मार्केटिंग में ज़्यादा एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग में उतना नहीं है। अकाउंटिंग में तो सिर्फ एग्जामिनेशन में आएगा, बट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को तो रोज इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस 1200 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 780 पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट इज 21 लाख रुपीस एंड एमडी ने टारगेट दिया कि इस अकेले प्रोडक्ट से मुझे साल भर में 84 लाख रुपीस का प्रॉफिट चाहिए। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स कैसे फाइंड आउट करेगा कि मुझे साल भर में कितनी यूनिट्स बेचनी है, क्योंकि बीईपी का तो नॉलेज उसको है, ब्रेक इवन पॉइंट, बट यहाँ पे तो टारगेट कुछ अलग ही हो गया। अब आप देखिए, इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट। अब अगर आपको आंसर यूनिट्स में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला इस तरीके से लगाएंगे, टारगेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी, टारगेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी। और अगर आपको रुपीस में आंसर चाहिए, टारगेट प्रॉफिट प्लस टीएफसी अपॉन पीवी रेशियो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए, हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 420, 1200 माइनस 780। सो 420, हालांकि फिगर बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन यस, प्रैक्टिकल लाइफ में 420 तो आता ही है। 84 लाख रुपीस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है या टारगेट प्रॉफिट है। 21 लाख रुपीज आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। इन दोनों के सम टोटल को आप 420 से डिवाइड कर दीजिएगा। सो वी टेक इट, इट विल बी 1 करोड़ 5 lakhs divided by 420. So we get 25,000 units, 25,000 units. It means the moment company sets a target of 25,000 units, this product will give a profit of 84 lakh rupees.
Condition is simple, selling price should be 1200, variable cost should be 780 and fixed cost should be 21 lakhs. So, this is the how target setting is done in the marketing. तो हुआ ना ब्रेक इवन पॉइंट का या CVP एनालिसिस का एप्लीकेशन मार्केटिंग में ज़्यादा है, प्रोडक्शन में कम है, थोड़ा बहुत हो सकता है, अकाउंटिंग में है, यस कैलकुलेशन तक सीमित है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आएगी तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को ही अप्लाई करना है. अब आप देखिए, जब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की या ट्रेनिंग हो रही होती है तो उनको ये पढ़ाया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट 1200 रुपये में बिकता है, 780 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट 21 लाख रुपए है और हमारी एट प्रेजेंट सेल्स जो है, कंपनी की जो सेल्स है वो 10,000 यूनिट की है. तो उनको ये भी बता दिया गया कि राइट नाउ कंपनी इज सेलिंग 10,000 यूनिट्स और क्विकली उनको बताया कि हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, 780 तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है. जब 21 लाख रुपए 10,000 यूनिट की कॉस्ट है तो मैथ्स में इतना तो सब कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 210 रुपए. तो उन्होंने यह भी लगा लिया, तो एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 990. अब यहां देखिए, कंपनी ए है और बी है, दोनों कंपीट कर रही हैं, दोनों का सेम सिनेरियो है. कंपनी ए ने क्या किया, अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग में बार बार ये बताया कि हमारे प्रोडक्ट को हम 1200 रुपये में बेचते हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 780 है, 210 रुपये फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 990 है. ये कंपनी ए ने किया. कंपनी बी ने सिंपल यही बताया, सेलिंग प्राइस 1200, टोटल कॉस्ट 990. इस कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी, अपने एग्जीक्यूटिव्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी. अब दोनों को ही मार्केट में भेज दिया गया. दोनों ही कंपनीज 10-10 हज़ार यूनिट बेच रही थी. एक जगह पे कंपटीशन चल रहा था, गवर्नमेंट बिडिंग करनी थी कि गवर्नमेंट को हमने बिड भेजनी है, बोली लगानी है, सील्ड टेंडर भेजना है. अब यहाँ देखिए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस दोनों ही कंपनीज का कितना है, 1200. कंपनी बी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसको आज रात 12 बजे तक बिड लॉक करनी थी, उसने कहा मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, 990 रुपये. तो वो कहता है मुझे तो एनी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है ताकि मेरा प्रमोशन हो जाएगा. और उसने क्या किया, सारी कैलकुलेशन करके XYZ करके कि मुझे एनी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है. उसने कहा मैं तो 10 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट कोट करके 1,000 रुपये पर यूनिट कोटेशन डाल दी. तो उसने रात को 11:59 पे कोटेशन लॉक कर दी 1000 रुपीज़. उसने कहा कंपटीटर दे ही नहीं सकता, 10 रुपये कौन कमाना चाहता है. कंपनी ए के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसको ये पूरा नॉलेज था, उसने क्या किया, उसने कहा 780 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, मैं 120 रुपये पर यूनिट कमाना चाहूँगा. तो उसने 900 रुपये की बिड डाल के बिड लॉक कर दी. अब आप देखिए, दोनों एग्जीक्यूटिव्स फ्लाइट में वापस आ रहे थे, सील टेंडर चले गए, दोनों फ्रेंड्स भी थे, दोनों ने आपस में बात की. तो इसने कहा मैंने तो 1000 की दी है, ये कहता है मैंने तो 900 की दे दी. तो बी वाला कहता है गई तेरी नौकरी, क्योंकि तूने तो लॉस कर लिया, हम बनाते ही एक यूनिट 990 रुपये पे हैं, तू 900 में कैसे बेचेगा. बट आप देखिए, टेंडर किसके फेवर में जाएगा, ए के फेवर में जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट बिडर है. तो गवर्नमेंट ये नहीं देख रही आप कितने पे बना रहे हो, या बायर ये नहीं देख रहा, लोवेस्ट बिडर के फेवर में चला गया. अब यहाँ देखिए प्रैक्टिकली होगा क्या, इस कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि ब्रेक इवन तो वो ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो हर हालत में लगनी है. हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो हम बेचेंगे सस्ते में, उससे मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 900 रुपये, और वो हर एक यूनिट बन कितने पर रही है, 780 रुपये पे. माय डियर लर्नर्स, फिक्स कॉस्ट तो बार बार खर्च ही नहीं हो रही है. तो एवरी 1 यूनिट इज गेटिंग सोल्ड फॉर 900 एंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट 780, जिसमें सारे वेरिएबल खर्चे आ गए. तो हर एक यूनिट पे आपको 120 रुपये बच रहे हैं. एंड अगर आपको ऑर्डर मिल गया 5 लाख यूनिट का, तो आपका तो प्रमोशन हो गया. इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपको नॉलेज जरूरी है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का. सो आइडिया इज सिंपल, जब आप मार्केटिंग में है, सेल्स में, कॉस्ट ब्रेकअप आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट ब्रेकअप आपको ध्यान रखना है. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन दिस मच इज सफिशिएंट. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग such kind of numerical you might get in your examination. Wish you good luck. Keep on learning.